यानी डेल एच बताता है उसके अंदर उष्मा आ रहा है कि जा रहा है। यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आदर्श, और यदि कोई परिवर्तन हो गया तो अनादर्श। इसको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, यानी आपने सीखा राउल्ट का नियम क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन का शर्त क्या है, आदर्श विलयन का ग्राफ क्या है, अनादर्श विलयन में भी दो प्रकार के धनात्मक ऋणात्मक, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका शर्त क्या होता है, इसका ये क्या होता है, उसका वो क्या होता है। आप लोग पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं बारी ऑब्जेक्टिव का पूरा धुआं कर चुके होंगे। आइए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के इस ऑब्जेक्टिव की किताब में। दोस्त, हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सिखाया और इससे पीछे का जो एक वीडियो अपलोड हुआ वो अनुसंख्य गुणधर्म किससे रिलेटेड था। उसमें हमने सीखा कि 4 को जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है वह कैसे अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसको गहराई में जाकर सिखाए। पहले थ्योरी, उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो किए। आज का जो बारी होगा वो हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में सीखेंगे और कैसे आदर्श विलयन अनादर्श विलयन से रिलेट करता है, और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और पूछा गया है वो सबको हम लोग जिक्र करेंगे और एकदम मक्खन मलाई करेंगे। आइए आप लोग बढ़िया से सीखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम, आइए देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से दिए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू क्या हो गया एक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं? इसके लिए जो पी इस्तेमाल किया गया उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया? आंशिक दाब। जब नॉट लग जाए ना तो शुद्ध हो बोलते हैं। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और ये जो है हम लोग का क्या है? मोल अंश। कैसे डिफाइन करेंगे उसको सुनिएगा। कैसे बोलेंगे? तो किसी घटक का आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। दोबारा रिपीट, किसी घटक का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, राउल्ट का नियम हम तो समझ गए। तो ये बताइए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन किसको बोलेंगे और अनादर्श विलयन किसको बोलेंगे। आइए हम लोग इस पर भी कंसेप्ट देखते हैं। आदर्श विलयन और हम लोग का क्या होगा? अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन उसको बोलते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करे। जो राउल्ट के नियम का क्या करे? पालन करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों का राउल्ट का नियम का पालन नहीं करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श। पहला बात ये कि ये राउल्ट का नियम का पालन करता है और ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये आप लोग को निकलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या निकलेगा? इसका मतलब है कि इसमें जो होगा किसी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या होगा? किसी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलंश के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, इसमें किसी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। इसमें किसी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ये राउल्ट का नियम का पालन करता है और इसमें राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा घुमाने के लिए इस तरीके से दे दे तो आप लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन क्या होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं डेल भी का मान 0। मान लीजिए कि पहले हम लोग का 10 लीटर आयतन था परिणामी विलयन का, तो कुछ मिला दे तो अभी भी 10 लीटर हुए, यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन का शर्त है। और यदि मान लीजिए उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, यानी उसका मान जो है वो आयतन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसमें आयतन में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनादर्श। और तो और तीसरा हम लोग का बात ये भी कह सकता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसके एंथैल्पी यानी डेल एच का मान जो होता है, इसके डेल एच का मान 0 होता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। डेल एच का मान कितना होता है? 0 होता है। बोलेंगे ठीक है, इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी मतलब उसके अंदर की ऊष्मा। एंथैल्पी मतलब क्या होगा? उसके अंदर की ऊष्मा।
पहले के तुलना में उसका ऊष्मा बढ़ा या घटा। बोले ऊष्मा बढ़ा या घटा, उसके लिए एग्जाम्पल क्या पहले हमने ऐसा कभी पढ़ा है? हाँ, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है ना कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो डेलेज का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव हो जाता है, माइनस। और जब वो अपने अंदर ऊष्मा को इकट्ठा कर ले, अपने अंदर बटोर ले, तो ऊष्मा शोषी बोलते हैं, उसमें डेलेज का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी डेलेज बताता है उसके अंदर ऊष्मा आ रहा है कि जा रहा है। यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आदर्श, और यदि कोई परिवर्तन हो गया तो अनादर्श। इतना क्लियर हो रहा है? और आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चौथा नंबर इसका ग्राफ के बारे में पूछेगा कि बताइए ग्राफ का यार क्या लोचा है, तो उसको समझ लीजिएगा ग्राफ में क्या कहानी है, समझिएगा। देखिए, एक घटक को हमने क्या माना? पीए माना, और दूसरे घटक को हमने क्या माना? पीबी माना। बोले पीए पीबी से क्या है वो बताइए। यहां पर जब एक्सए का मान जब 1 था उस समय एक्सबी का मान 0 था, और जब यहां पर एक्सए का मान कितना हो गया? 0, तो उस समय xb का मान कितना हो गया? उस समय xb का मान कितना हो जाएगा? 1। अब बोले कि इसका मतलब क्या है कि जब ये धीरे धीरे ये वैल्यू घटने लगा, जब धीरे धीरे वैल्यू क्या होने लगा? घटने लगा, तो ये वैल्यू बढ़ने लगा, और घटा और बढ़ा और घटा और बढ़ा और घटा, घट के 0, तो ये बढ़ के कितना हो गया? यानी ये यदि 1 से कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, ये 1 से वैल्यू घट के 0 हो रहा है, तो 0 से क्या हो रहा है? 1। यानी ये दोनों जो बात बताए इस ग्राफ को बताता है कि जैसे जैसे ये वैल्यू घट रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए बताया गया है। यहाँ पर पीए बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया? पीबी। यानी आदर्श विलयन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। लेकिन अनादर्श विलयन ग्राफ ऐसा नहीं होगा, या तो नीचे की ओर होगा या तो ऊपर की ओर होगा। बोले कि अच्छा, इसका बढ़िया एग्जांपल, जैसे नाम में एक जैसा है, जैसे हम बोले कि एग्जांपल, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछेगा एग्जांपल। जैसे हमने बोला बेंजीन, पहला एग्जांपल लिए बेंजीन टाउलिन, बेंजीन टाउलिन, ठीक है। फिर हम बोले कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या है ना कि नाम एक ही जैसा है। हम बोले कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये नाम एक ही जैसा है। जब नाम एक ही जैसा है ना तो वो सब एग्जाम्पल किसका होगा? आदर्श विलयन का। लेकिन अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। अब अनादर्श, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे कोई ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा यार, यही तो कंसेप्ट है, यही तो थ्योरी है, ठीक है। आइए अब आपको हम और बताते हैं, ठीक है। इतना हो गया, समझिए यहां से। देखिएगा, अब ये जो हम लोग का अनादर्श विलयन है उसमें क्या केस आ रहा है, उसमें क्या स्पेशलिटी आ रहा है, उसको आप लोग और फरमाएंगे। देखिए, अनादर्श विलयन में थोड़ा देख लेते हैं कि अनादर्श विलयन में 2 प्रकार का होता है। एक होगा हम लोग का क्या? धनात्मक, एक होगा हम लोग का धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन वाला, धनात्मक विचलन वाला, और एक होगा हम लोग का क्या? ऋणात्मक विचलन वाला। बोले ठीक है। धनात्मक विचलन का क्या केस होगा कि इसमें जो पीए का जो वैल्यू बोले ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, चाहे पीबी बोले पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इससे वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें आयतन के यदि बात कर ले धनात्मक में तो वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि एंथैल्पी का बात कर ले, एंथैल्पी का बात कर ले तो वो भी 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसमें बोले ऋणात्मक में तो इसमें पीए जो है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे पी बी बराबर पी नॉट, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, वो क्या ऐसा ऐसा होगा। और इसमें क्या होगा? आयतन में परिवर्तन क्या होगा? 0 से छोटा होगा। इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। इतना बड़ा बात बताया आपको। बोले ठीक है, ये तो पहले भी पढ़े थे। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। इसमें जो है ना ग्राफ तो पहले वैसा ही होता है जैसे पहले तो होता था, पहले जैसा होता था ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन बस ये धनात्मक बोले तो ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और जब ऋणात्मक बोलेंगे ना तो पहले ही जैसा होता है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, ऋणात्मक में कहाँ हो जाएगा ग्राफ? नीचे की ओर, ये सब नीचे की ओर। इसका एग्जाम्पल बोलेंगे तो जिसमें एथिल अल्कोहल लग जाएगा, जिसमें एथिल अल्कोहल, यानी पहला एग्जाम्पल है C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH यानी दारू एथिल अल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन मतलब क्या? CH3CO COCH3 ये एसीटोन।
यानी ये दारू जब भी आएगा ना तो आप लोग का धनात्मक विचलन लेकर आएगा। आप दारू में पानी भी डाल सकते हैं, C2H5OH प्लस H2O, C2H5OH प्लस H2O, यानी ये भी हो सकता है। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन दारू जरूर आता है। धनात्मक विचलन का पहचानने का तरीका है दारू, एथिल अल्कोहल। लेकिन जितना और सब है, जैसे हमने बोला आप लोगों का एसीटोन है, एसीटोन मतलब क्या, CH3COCH3, ठीक है। इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म मिला CaCl3, तो ये हम लोग का क्या बताएगा, ऋणात्मक विचरण बताएगा। इसी तरीके से आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, यानी आपने सीखा राउल्ट का नियम क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन का शर्त क्या है, आदर्श विलयन का ग्राफ क्या है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन में भी दो प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका शर्त क्या होता है, इसका ये क्या होता है, उसका वो क्या होता है। आप लोग पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं बारी ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का पूरा धुआं धुआं कर चुके होंगे। आइए देखिए, आइए देखिए, पहला सवाल बोल रहा है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि समपराशरी विलयन किसके बराबर होता है, इसको भी समेट ही लेते हैं। समपराशरी मतलब कि जिसका परासरण दाब बराबर हो। परासरण दाब को हम लोग पाई से दिखाते हैं, और परासरण दाब का फॉर्मूला होता है CRT, 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 बोले ठीक है। अब भैया R तो नियतांक है और T टेम्परेचर सबके लिए स्थिर रहता है, बच गया C बराबर होगा तो परासरण दाब भी बराबर होगा। बोले C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है मोलरता, यानी कोई समपराशरी विलयन है तो उसका मोलारता क्या होगा, बराबर होगा। तो समपराशरी विलयन के लिए क्या बराबर होगा, पहले तो परासरण दाब बराबर होगा और साथ साथ में मोलारता ही बराबर हो। यानी परासरण दाब के यदि अलावा कुछ बात बोला जाए बराबर होने वाला है तो हम लोग का क्या बराबर होने वाला है, मोलारता। इस पर न्यूमेरिकल भी आया है। फिर बोल रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन का स्कंदन, ये चैप्टर नंबर 5 का है लेकिन इसमें डाल दिया, फिर भी हमको बताते हैं कि विद्युत अपघट्ट का सबसे कम प्रभावी कौन होगा। देखिए विद्युत अपघट्ट जो होगा कौन प्रभावी होगा ज्यादा, तो जो ज्यादा प्लस और माइनस में टूट जाए, यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है वो ज्यादा प्रभावी होंगे, प्रबल ज्यादा प्रभावी होंगे, और जो दुर्बल होगा वो कम प्रभावी होगा। तो ये KBr प्लस माइनस में आसानी से टूट जाएगा तो ज़्यादा प्रभावी होगा। K2SO4 भी आसानी से टूट जाएगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। ये भी हम लोग का टूट सकता है लेकिन ये हम लोग का कम यानी दुर्बल है, इसलिए सबसे कम प्रभावी हम लोग का ये होगा, लेकिन और सब ज़्यादा प्रभावी होगा क्योंकि वो प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है। बोले ठीक है। फिर यहाँ पर पूछ ही दिया समपराशरी विलयन के लिए कौन सा बराबर होता है, तो समपराशरी विलयन के लिए हम लोग का मोलरता बराबर होगा, यानी मोलर सांद्रण, यानी इसको बोलते हैं क्या, मोलरता। फिर अगला बोल रहा है कि धनात्मक विचलन, जिसमें भी दारू आया यानी एथिल अल्कोहल आया वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा धनात्मक विचलन दिखाने वाला। बोले ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। ये सब आप लोगों को पीछे हुआ है। फिर अगला सवाल आप लोगों का फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, तो धनात्मक विचलन वाला में कौन आएगा, दारू आएगा। ये तो बैर खत्म हो चुका है। अब आइए अगला बोल रहा है कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। ये भी हम आपको बात बता दें जानकारी के लिए कि जिसके भी फॉर्मूला में हम लोग का आयतन होता है, ताप बढ़ाने से आयतन में परिवर्तन होगा लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यदि तापमान को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या बदलेगा, तापमान को कम ज़्यादा करने से उसका आयतन बदलने वाला है। याद रखिएगा बातों को। तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, तापमान घटाएगा उसका आयतन घटेगा। तो मोलारता के फॉर्मूला में आयतन होगा क्योंकि मोलारता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, ठीक है। नॉर्मलता में क्या होता है, ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा में क्या, आयतन। इसके भी फॉर्मूला में आयतन होता है लेकिन मोलारता का फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है। इसमें विलय के मोलों की संख्या ऊपर आता है और नीचे होता है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का क्या होता है, द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में 1000 में, यानी मोलालता। और एक और बताते हैं क्या, मूल अंश या मूल प्रभाज, मूल प्रभाज बोले या मूल अंश बोले, ये दो ऐसा होता है, कभी ये देगा और कभी ये देगा। ये दोनों एक ऐसा चीज है जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करेगा। समझे। तो यही क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो आप लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला में हम लोगों का ताप नहीं, इसमें आयतन नहीं होता है। बोले ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन आदर्श विलयन नहीं है, एक जैसा यदि जो है वो हम लोग आदर्श विलयन का एग्जांपल, बेंजीन, टाउलिन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं है। और वो भी कौन सा विचलन वाला है, ऋणात्मक विचलन वाला। ठीक है। तो ये सब आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। चलिए आइए। बोल रहा है, अच्छा ये न्यूमेरिकल हम लोग आगे के केस में करेंगे, रिलैक्स रहिए अभी। बोल रहा है यहाँ पर
परासरण दाब का कौन सा सूत्र, ये सब पीछे बताया जा चुका है, यहाँ पर है। आदर्श विलयन में निम्नलिखित में से कौन गुणधर्म होगा? आपसे पूछा गया आदर्श विलयन में कौन सा गुणधर्म होगा। मेरे भाई हम आपको जानकारी के लिए बताएं कि जो भी राउल्ट के नियम का पालन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और साथ साथ में इसके अंदर की ऊष्मा यानी इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। और यहाँ पर ये कभी पूछ दे कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, क्योंकि भैया वायुमंडलीय दाब घट जाता है। बोले कि वायुमंडलीय दाब घटने से इसका मतलब क्या है, कुछ भी आप लोग बोल देंगे। जैसे क्या होता है, कोई चीज़ कब उबलता है, पानी कब उबलता है, जब ऊपर का वायुमंडलीय दाब और ये जल का जो वाष्प दाब दोनों का मान बराबर हो जाए ना, तो ही उबलना स्टार्ट करता है। लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि जब हम लोग ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, तो जो नीचे से हम लोग जो भाप बना रहे हैं गर्म करके, वो अब जल्दी भाप बन के इसके बराबर हो सकता है। क्योंकि इसका वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 100 ATM था, एग्जाम्पल यहाँ पर 100 ATM था, तो इसको हम लोग इतना देर तक भाप देते थे, इसको इतना देर तक गर्म करते थे कि इसको भी 100 ATM होना होगा, तो ही हम लोग का ये उबलेगा। लेकिन मान लीजिए कि ऊपर वाला हम लोग का 80 ATM हो गया, तो अब इसको भाप बनाने के लिए कमी तो तापमान चाहिए, यानी तापमान कम चाहिए। इसका मतलब उसका क्वथनांक घट गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो गया, घट गया। इसके बारे में और हम लोग जिक्र करेंगे। और देखिए जितना भी सवाल है सबको हम लोग खत्म करेंगे। क्या है इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, इसको भी जल का पीएच कितना होगा तो 7 होगा, और मानव रक्त का पीएच पूछ दिया जाए तो 7.4 होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। इस पर कुछ है नहीं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। और है, खत्म हो चुका है। यहां पर एक पूछा गया है आपसे बात कि बताइए वैसा घोल जो निश्चित ताप पर बिना संयोजन के किसी प्रकार का उबलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। यहां पर बात समझिएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण मतलब क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है ना। एजियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो बिना कुछ मिलावट के उबलता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वाथी भी बोल सकते हैं। एक होता है अधिकतम क्वाथी। बोलेगी अच्छा न्यूनतम क्वाथी का मतलब क्या है, अधिकतम क्वाथी का मतलब क्या है? न्यूनतम क्वाथी मतलब कि कम ताप पर ही उबलने लगेगा। अब कम ताप पर कौन उबलेगा, जो कमजोर होगा। कमजोर कौन होता है, जो धनात्मक विचलन होता है। बोले कि धनात्मक विचलन ऐसा क्यों कमजोर हो गया वो? क्योंकि जब 2 विलयन को मिलाते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो अणु दूर जा चुके होंगे, और जब अणु दूर जा चुके होंगे तो उसको कम टेम्परेचर पर उसको अलग करके वाष्प बनाया जा सकता है, समझे। यानी कहने का मतलब कि न्यूनतम क्वथनांकी कहने का मतलब क्या है कि जब उसको तापमान को बढ़ाते हैं तो इसका आयतन, धनात्मक विचलन वाले में क्या होता है ना कि आयतन पहले ही से बढ़ गया होता है, यानी उसमें अणु दूर जा चुके होंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे पूरा अलग हो गए होंगे। तो न्यूनतम क्वथनांकी मतलब क्या, धनात्मक विचलन, यानी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और अधिकतम क्वथनांकी कौन, ऋणात्मक विचलन। यानी कोई पूछेगा कि न्यूनतम क्वथनांकी कौन दिखाएगा तो धनात्मक, और कोई पूछेगा अधिकतम क्वथनांकी कौन दिखाएगा तो ऋणात्मक। इस तरीका से आप इस ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं और बखूबी आप लोग सीख सकते हैं। आई थिंक अब हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे से छूटा होगा। एक ये आप लोगों को याद रखना है कि HCl और H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मतलब कि जो नियत ताप पर उबलता है वो कितना होगा, तो आपको याद करना है 20.2% होगा। इससे यदि ज़्यादा कम मिला है तो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं कहलाएगा। यह इस ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट है। तो हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों का कोई शिकवा और शिकायत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक बड़े से भाई में क्या आपको कमी दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।